हेलो 10th क्लास, सब्जेक्ट हिस्ट्री। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इतिहास के तीसरे पार्ट का अंतिम पार्ट देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल वास्तव में क्या है। बच्चों, बार बार लोगों के मन में ये फीलिंग आती है कि आखिर इतिहास पढ़ना क्या है, इतिहास लिखना क्यों है, क्यों हमें इतिहास के बारे में जानना है। तो सीधी सी बात है कि इतिहास के आधार पर वर्तमान का यथा योग्य आकलन और भविष्य के लिए दिशा निर्देशन तैयार किया जाता है। इसके लिए उपयोजित इतिहास का वर्णन आवश्यक है और उसको जानना भी जरूरी है। इतिहास लेखन के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने ये जाना था कि इतिहास लेखन के साथ साथ उसको हम कुछ पुरातत्व अवशेषों के माध्यम से भी हम इतिहास को जानते हैं और उसके आधार पर उस काल का वर्णन किया जाता है। तो इसे हम, जो हमारा इतिहास है, उसे हम सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के नाम से दो भागों में बांट सकते हैं। तो सांस्कृतिक विरासत क्या है और प्राकृतिक विरासत क्या है। तो सांस्कृतिक विरासत को भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पहला पार्ट मूर्त सांस्कृतिक विरासत और दूसरा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो मूर्त सांस्कृतिक विरासत में वो चीजें आती हैं जैसे कि प्राचीन स्थान, वास्तु, वस्तुएं, हस्तलिखित पांडुलिपियां, शिल्प, चित्र, ये सारी चीजें मूर्त सांस्कृतिक विरासत में आती है। सांस्कृतिक विरासत यानी हमें संस्कृति से जो चीजें प्राप्त हुई हैं, दीज आर सांस्कृतिक विरासत। तो मूर्त सांस्कृतिक विरासत में वो चीजें आती हैं जो स्थायी रूप से हमें नजर आती है, हमें दिखाई देती है। इसमें आती है स्थापत्य कला, मूर्तियां, शिल्प कला के द्वारा बनाई गई मूर्तियां, स्थापत्य के द्वारा बनाई गई बहुत सारी बिल्डिंग्स, भवन जिसे हम कहते हैं, वो चीजें, लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, उसके अलावा पांडुलिपियां जो ताम्रपत्रों पे भी लिखकर लोगों ने हमारे लिए छोड़ दिया है, हमें हमारी जानकारी के लिए हमें दिया है, वो चीजें। और स्थान, प्राचीन स्थानों के बारे में भी आप जानते हैं। तो वो स्थान जो है, ये सारी चीजें एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें मिलती हैं, जिसका स्वरूप मूर्त स्वरूप कहा जा सकता है। अब मूर्त स्वरूप में तो ये चीजें आ गई, अब अमूर्त स्वरूप क्या होगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होगी। हम बार बार ये शब्द उपयोग करते हैं कि संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए और इसके लिए प्राचीन परंपराओं को पुनः जीवित किया जाता है, पुनः प्राचीन परंपराओं को निभाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, संस्कृति अर्थात इतिहास में प्राचीन काल में जिस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती थी, जिस प्रकार से तीज त्योहार मनाए जाते थे, उन जिस प्रकार से रहन सहन किया जाता था, जैसे खाना बनाया जाता था, ये सारी चीजें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, परंपराओं के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, जो कि किसी जगह पर स्थायी रूप से हमें व्यवस्थित या किसी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलती है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे फैमिली के मेंबर्स के द्वारा या हमारे बुजुर्गों के द्वारा हम तक वो चीजें पहुंचाई जाती हैं। ये होती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसे हम मौखिक रूप से भी लोग हमें बताते हैं। मौखिक रूप से हमें जानकारी दी जाती है कि ये पूजा ऐसे करनी है, वो पूजा वैसे करनी है, इस वक्त ये काम किया जाना चाहिए। ये चीजें मौखिक रूप से हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जाती हैं। उसके अलावा परंपराएं कि शादी में हमें, आपने देखा होगा कि जो भी दस्तूर होते हैं वो कभी ऐसे लिखा हुआ नहीं होता है कहीं पे। अभी लोगों ने लिखना प्रारंभ कर दिया ताकि आने वाली जनरेशन को वो चीज मिल सके, परंतु नॉर्मली हर एक परंपरा, हर एक रिवाज, हर एक दस्तूर, घर की महिलाएं, जो पुरानी बुजुर्ग महिला या पुरुष होते हैं, उन्हें पता होता है कि अब क्या होना है, क्या दस्तूर होना है, कौन सी चीजें लगनी है, किस प्रकार से कार्य होगा। ये चीजें मौखिक रूप से परंपराएं हमें आगे बढ़ती जाती हैं, मिलती जाती हैं और आने वाली पीढ़ी तक ये इस तरीके से विस्तारित होती जाती है। तो ये चीजें मौखिक रूप से मिलती हैं। तीज त्योहार कैसे मनाना, क्या मनाना, कला, डांस जो है,
सॉन्ग जो है, पेंटिंग जो है, आज लोग पुरानी पेंटिंग्स, पुराने डांस फॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं, की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृति के संरक्षण के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जाने लगी हैं। तो ये चीज़ें जो हमें कहीं पे स्थायी रूप से नज़र नहीं आती, कहीं पे भी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलती, केवल एक इंसान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है बातों के द्वारा, कलाओं के द्वारा, ये चीज़ें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। बट नेचुरली ये चीज़ें इतिहास से जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक कालखंड से अब तक जो चला आ रहा है उससे ये बातें जुड़ी हुई हैं। तो सांस्कृतिक विरासत के दो प्रकार, मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। विरासत के दो प्रकार थे जिसमें से हमने सांस्कृतिक विरासत पढ़ा। अब आती है बारी प्राकृतिक विरासत की। शब्द ही अपने आप में इंडिकेटर है कि प्राकृतिक विरासत में क्या चीज़ें आएंगी, वही जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। तो प्रकृति में मुख्यतः दो प्रकार होता है, प्राणियों का, वनस्पतियों का, और तीसरा उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक परिसंस्थाएं और भूरचनात्मक विशेषताएं। वनस्पति हर जगह हर प्रकार की नहीं पाई जाती, उनके लिए किस प्रकार की मिट्टी, जलवायु की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें ये परिसंस्थाओं के अंतर्गत आ जाता है। प्राणियों को भी हर जगह हर प्रकार के जीव जंतु नहीं मिलते हैं। रेगिस्तान में ऊंट पाया जाता है, जहाँ जलीय इलाका है वहाँ मछलियों की वैरायटी पाई जाती है, आप सभी को मालूम है। तो इस प्रकार की जो परिसंस्थाएं हैं वो प्राणियों को, उनकी अनुकूलता को बताते हैं। तो अगर हमें प्राणियों के अवशेष मिले हैं, फॉसिल्स कहते हैं जिसे, पत्थर के ऊपर उनका इम्प्रिंट जो होता है वो हमें मिलता है, उसके आधार पे हम बताते हैं कि ये उस वक्त ये वाले जीव पाए जाते थे, इस प्रकार से वो पाए जाते थे। बाद में उनकी अनुकूलता जो है, जलवायु या वातावरण प्रतिकूल होने लगा और उनका जो है विलुप्तता जो है वो होने लगी, एक्सटिंक्ट हो गया। डायनासोर इसका सबसे प्रमुख और वेल नोन एग्जाम्पल है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस जगह डायनासोर पाए जाते थे, उनके अवशेष मिले, तो वहाँ की जलवायु कैसी थी, कैसी रही होगी, ये बातों की जानकारी हमें मिलती है। तो इस प्रकार से इतिहास जो है वो कैसे हमें पता चलता है, प्राणी और वनस्पति जो है उनके इम्प्रिंट्स के द्वारा भी हमें ये बातें पता चलती हैं। और आज जो है क्यों हमें अपनी विरासत का संरक्षण करना चाहिए, ये जो सांस्कृतिक चीज़ें हमें मिली हैं उसका संरक्षण क्यों होना चाहिए। बट नेचुरली ये चीज़ें आपको आपके पूर्वजों के द्वारा संरक्षित बातों से जानकारी से प्राप्त हुई हैं। आगे आने वाली जनरेशन में, आगे आने वाले जीवन में इनकी बहुत बेहद आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके लिए इतिहास के थ्रू इन बातों को जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। सबसे प्रमुख बात यदि हम अब करें कि ये विरासत तो हमें मिल गई, ये बातें तो हमारे पास हो गई, ये अवशेष तो हमें धरती ने संभाल कर रख लिया और हमें दे दिया। अब सवाल उठता है कि हम इसे कैसे संरक्षित रखेंगे। तो इसके लिए विश्व संगठन यूनेस्को एक है जिसने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का बीड़ा उठाया है और वो कुछ उसके दिशा निर्देशक सिद्धांत डिक्लेयर करता है, घोषित करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज भी कहा जाता है, विश्व धरोहर। तो संस्कृति की दृष्टि से, विरासत की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक होता है। तो ये चीज़ें यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, उसके अलग अलग संगठनाएं हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ये सारी बातों को आप और आगे पढ़ेंगे जनरल नॉलेज में भी। हिस्ट्री के अंतर्गत जो अपना टॉपिक है उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल, उसके अंतर्गत आपको ये जानना है कि इतिहास में जो बातें हमें मिली उसका संरक्षण कैसे किया जा रहा है, कौन सी संस्था कर रही है और भारत की कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी विरासत है जो उस स्तर पे मान्य है और विश्व स्तर पे लोग उसके लिए उसे सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। तो ये लिस्ट इसके आगे वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि इसके बाद आपको वो लिस्ट मिलेगी जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बताती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास लेखन में क्या बातें महत्वपूर्ण है, इतिहास का उपयोजित भाग क्या है, क्यों उसका उपयोग आवश्यक है, हर विषय के अंतर्गत अलग अलग उसकी उपयोगिता है, और फाइनली आज की दृष्टि से, वर्तमान की दृष्टि से इतिहास
क्यों जरूरी है और इतिहास के द्वारा हमें मिली हुई सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत और उसका संरक्षण किस प्रकार और क्यों किया जाता है। सो आई थिंक नाउ यू नो द चैप्टर इज फिनिश्ड हियर एंड आज ये चैप्टर यहाँ क्लोज हो चुका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राज्य शास्त्र का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।